The History of India, Episode 12, Indian Foods, Part 2। भारतीय भोजन पर प्रभाव देश से जुड़ी कई संस्कृतियों का 4000 साल पुराना इतिहास रहा है, जिससे स्वादों का एक विशाल वर्गीकरण हुआ। ये न केवल भारत में रहने वाले लोगों की विशाल विविधता को दिखाता है, बल्कि विभिन्न समुदायों के व्यंजनों के विभिन्न रूपों को भी दर्शाता है। इसके साथ ही भारतीय भोजन का इतिहास भी विभिन्न चरणों में भारतीय भोजन के विकास को दर्शाता है, जिसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और समकालीन भारत में बड़े पैमाने पर भोजन में विभाजित किया जा सकता है। कुल मिलाकर भारत में विभिन्न खाद्य पदार्थों की लोकप्रियता विशेष रूप से विविधता में एकता की भारत की धारणा का वर्णन है। भारतीय भोजन का इतिहास प्री हिस्टोरिक दिनों में देखा जा सकता है, जब सिंधु घाटी सभ्यता की दो प्रारंभिक सभ्यताओं द्वारा भोजन तैयार करने की संस्कृति शुरू की गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदारो सभ्यता ने पहली बार खेती के विज्ञान की शुरुआत की, जिसमें कई अनाज और दालें शामिल थी। वैदिक काल को नए विकसित व्यंजनों के साथ व्यंजनों के बेहतर रूपों के रूप में परिभाषित किया गया था। जबकि भारतीय समाज मुख्य रूप से कृषि प्रधान था, इसने दालों, अनाज और सब्जियों की बड़ी किस्मों की खेती की। वैदिक काल में एक भारतीय के सामान्य आहार में फल, सब्जियां, मांस, अनाज, डेयरी उत्पाद और शहद शामिल थे। इसमें पेय पदार्थों के साथ विशेष प्रकार के मसाले भी शामिल थे, जिनका उपयोग वैदिक लोग करते थे। इसके साथ ही प्राचीन भारत में भोजन में मौर्य साम्राज्य का भोजन भी शामिल था, जिसकी चर्चा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में की थी। कौटिल्य ने रसोई की संरचना, पकाए जाने वाले खाद्य पदार्थों और खाना बनाते समय शुद्धता बनाए रखने के संबंध में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को निर्धारित किया है। प्राचीन भारत में भोजन को गुप्त साम्राज्य के दौरान बड़े बदलावों का सामना करना पड़ा, जो बौद्ध और जैन धर्म से काफी प्रभावित था। कुल मिलाकर प्राचीन भारत में भोजन ने मन, शरीर और आत्मा के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया, जो भारतीय भोजन की आदतों में बढ़ते परिवर्तनों को दर्शाता है। भारतीय भोजन का मध्यकालीन इतिहास। मध्य एशिया से आक्रमणकारियों के आगमन के साथ मध्यकालीन भारत में खाद्य आदतों में परिवर्तन आया। मुसलमानों ने सबसे पहले लोकप्रिय मुगल व्यंजन पेश किया, जो आज भी भारतीय मेन्यू का एक प्रमुख हिस्सा है। इसके साथ ही वे भारतीयों के बीच तरह तरह के सूखे मेवे और चपटे ब्रेड लेकर आए। जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में भव्य व्यंजन बनाए जाते थे। इसके आगे पुर्तगालियों ने भारतीयों को विंदालू और कई अन्य व्यंजन पेश किए। मध्यकालीन भारत में भोजन भी ब्रिटिश और एंग्लो इंडियन से प्रभावित था। अंग्रेजों ने भारत में पश्चिमी शैली के भोजन की शुरुआत की, जिसे भारतीयों ने अपने पारंपरिक अतीत के साथ साथ इनायत से स्वीकार किया। भारतीय भोजन का समकालीन इतिहास। आधुनिक भारत में भारतीय भोजन का इतिहास मुख्य रूप से पारंपरिक हिंदू शाकाहारी भोजन के साथ साथ चीनी और अन्य विदेशी व्यंजनों के साथ साथ मध्यकालीन भारत के मुगल व्यंजनों सहित भारतीय व्यंजनों की पारंपरिक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाता है। जैसे अनेकता में एकता को उजागर करने के तरीके में भारत आधुनिक दिनों में सभी प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेता है। वैश्वीकरण की प्रवृत्ति ने फूड जंक्शन में भी क्रांति ला दी है। आइए जानते हैं कि चीनी व्यंजनों को भारतीयों ने कैसे अपनाया और वो कैसे आए भारत में। यूं तो चीनी बौद्ध शिक्षा की तलाश में सदियों से भारत का दौरा कर रहे हैं। यांग ताई चो पहले ऐसे चीनी थे जो बेहतर भौतिक संभावनाओं के लिए भारत आए थे। पहली बार 1778 में यांग कोलकाता आए। कोलकाता उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करता था और चीन से सबसे आसानी से पहुंचने जाने वाला महानगरीय क्षेत्र था।
दरअसल उन सालों में यांग जैसे कई लोग आए, जिनमें ज्यादातर हक्का हान वो चीनी लोग हैं जिनके पैतृक घर मुख्य रूप से गुआंगडोंग, फुजियान, जियांगशी, गुआंगशी, सिचुआन, हुनान, जेजियांग, हैनान और गुइजो के हक्का भाषी प्रांतीय क्षेत्रों में हैं। और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में कोलकाता में एक चाइना टाउन विकसित हुआ था और ये उद्यम संपन्न क्षेत्र बन गया। चीनी लोगों ने दंत चिकित्सकों, टैनरी मालिकों, सॉस निर्माताओं, ब्यूटिशियन और जूते की दुकान जैसे कई क्षेत्रों में सेवाएं दी। लेकिन जो प्रसिद्धि चीनी व्यंजनों को भारत में मिली वो सबके सामने है। जैसा कि सभी अप्रवासी समुदाय करते हैं, चीनी लोग भी भारतीय संवेदनाओं और विश्वास को समझ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे देवी देवताओं में से एक काली को भी अपना मान लिया और भोग में नूडल्स, चॉप सोए, चावल और सब्जी के व्यंजन को एकता की निशानी के रूप में अर्पित किया। तो भोजन के साथ चीन भारतीय सांस्कृतिक संलयन शुरू हुआ। अब जानते हैं कहां खुला था पहला इंडो चाइनीज रेस्टोरेंट। लगभग 85 साल पहले भारतीय पाक कला की दुनिया एक नए व्यंजन से प्रभावित हुई थी। पहला इंडो चाइनीज रेस्टोरेंट एव च्यू कोलकाता में खुला। स्वादिष्ट और मसालेदार व्यंजन भारतीयों के मुंह लग चुका था। नए रेस्टोरेंट पूरे कोलकाता में मशहूर हुए, जो अनोखे नामों के साथ नए व्यंजन पेश करते थे, जैसे कि अगस्त के मून रोल्स और फियरी ड्रैगन चिकन। चीनी व्यंजन का स्वाद भारत के हर छोटे शहर में फैल चुका है। दरअसल ये विदेशी व्यंजनों के लिए बड़ी उपलब्धि थी। भारतीय के मसाले और चीन की पाक कला से बने नए व्यंजन का मेल सिर्फ बड़े और छोटे रेस्टोरेंट द्वारा ही नहीं परोसा जाता था, बल्कि ठेले के मालिकों, हाईवे फूड स्टॉल्स और मोबाइल चाउमीन वैन द्वारा बहुत परोसा जाता था। मुंबई स्ट्रीट फूड में आज भी चाइनीज भेल और शेजवान डोसा देखने को मिलते हैं। ऐसा क्या है जो चाइनीज डिशेस को इतना लोकप्रिय बनाता है? इसका आंसर है भारतीय पाक कला का मेल। ये जानने के बाद कि भारतीयों को मसालेदार तैलीय चीजें पसंद हैं, चीनियों ने अपने ही व्यंजन में भारतीय मसालों का तड़का लगाया और एक शानदार कॉम्बिनेशन तैयार हुआ। पनीर चीनी मसालों के साथ शेजवान पनीर में बदल गया। चिकन करी को चिली चिकन का रूप दे दिया गया। आलू भिंडी को एक मीठे और मसालेदार टमाटर की सूखी चटनी में भिंडी के साथ कुंग पाव बना दिया गया, जो भूख और जिज्ञासा दोनों शांत कर दे। काले मिर्च चिकन ने लोगों को दक्षिण भारतीय शैली के फ्राइड चिकन की याद दिला दी। ऐसे ही मांसाहारी पकौड़े भी बनाए गए, जैसे चिकन, मीट, प्रॉन्स की स्टफिंग के साथ मंचूरियन का नाम दिया गया, क्योंकि एक भारतीय परिवार में कोई ना कोई शाकाहारी जरूर होता है। मंचूरियन में गोभी की स्टफिंग भी कर दी गई। लेकिन एक मिनट, मंचूरियन क्या ये भी एक डिश है? चाइना में नहीं, लेकिन भारत में जरूर। ये व्यवहारिक रूप से चीनी भोजन का पर्याय है। आज मंचूरियन भारत के लगभग हर मेन्यू में पाया जाता है, जो देश में चीनी भोजन परोसता है। चीनी व्यंजनों पर भारत में जो प्रयोग किए गए हैं वो कितने प्रसिद्ध हैं, इसका जवाब हर भारतीय के पास है। कई ऐसी सामग्री है जो भारतीय चीनी भोजन को असली चीनी भोजन से अलग करती है, जबकि खाना पकाने के तरीके समान हैं। लेकिन जो स्टफिंग होती है वो काफी अलग है। स्थानीय रूप से उपलब्ध सब्जियों और मीट के उपयोग के अलावा ये गरम मसालों, ग्रेवी को गाढ़ा और कोटिंग के लिए कॉर्नफ्लोर, चीनी को बढ़ाने के लिए मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग भारत में किया जाता है। स्वाद, मिर्च, लहसुन और अदरक की अधिकता और सोया सॉस का उपयोग भारतीय चीनी भोजन को विशेष स्वाद देता है। तंदूरी फूड भारत में कैसे हुआ फेमस? अब हम सुनते हैं तंदूरी फूड के बारे में। भारत में ट्रेडिशनल फूड आइटम्स का स्वाद दुनिया भर से अलग होता है, क्योंकि उन्हें खास तरीके से तैयार किया जाता है। अगर तंदूरी फूड की बात करें
तो इसका स्वाद मुंह में पानी ला देता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, बाल्कन, मिडिल ईस्ट, मिडिल एशिया, उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में तंदूरी फूड का बहुत ज्यादा क्रेज है। इतिहासकारों का मानना है कि तंदूरी फूड खाने का प्रचलन 2000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच शुरू हुआ था। सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यताओं में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। इस सभ्यताओं से जुड़े स्थलों पर तंदूर के अवशेष मिले हैं। इस समय में आयुर्वेद की ये अवधारणा प्रचलित हुई कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे दिमाग और शरीर को प्रभावित करता है। इसीलिए ये खाना प्राकृतिक और संतुलित होना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार खाने में 6 तत्व होने चाहिए: नमकीन, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला और एस्ट्रिंजेंट। हालांकि भारत में तंदूर का नया वर्जन लाने का श्रेय मुगलों को जाता है। पहले भारत में जमीन के अंदर तंदूर बनाए जाते थे, लेकिन जहांगीर के समय पोर्टेबल तंदूर का आविष्कार हुआ। माना जाता है कि जहांगीर जहां भी जाते थे उनके रसोइये तंदूर के साथ साथ में पहुंच जाते थे। तंदूर को लोकप्रिय बनाने में गुरु नानक देव जी का भी अहम योगदान रहा। उन्होंने तंदूर के इस्तेमाल को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया। जात पात का भेदभाव मिटाने और लोगों के बीच प्रेम और सद्भाव का संदेश देने के लिए गुरु नानक जी ने सांझा चूल्हा अपनाने की बात कही, यानी ऐसा चूल्हा जिस पर आस पड़ोस के लोग साथ में खाना बनाएं और खाएं। इस नई शुरुआत से न सिर्फ लोगों के बीच दूरियां घटी, बल्कि आस पड़ोस की महिलाओं को एक दूसरे से मिलने के लिए नया मौका भी मिल गया। भारत में तंदूर 1947 से पहले बहुत ज्यादा कॉमन नहीं था। आजादी मिलने के समय यहाँ बहुत से पंजाबी शरणार्थी आए और अपने साथ वे तंदूर भी लेकर आए। इसके बाद से दिल्ली में तंदूरी फूड लोकप्रिय होने लगा। तंदूरी खाना सीधे आग में पकाया जाता है और लंबे वक्त तक तापमान में रहने की वजह से तंदूरी खाने में अलग ही तरह का स्वाद मिलता है। तंदूर के भीतर लगभग 900 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान होता है। आग पर पकाए जाने से सब्जियों और नॉनवेज आइटम्स का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। समृद्ध भारतीय व्यंजन श्रृंखला के बनने के पीछे इसका इतिहास बहुत मायने रखता है। लंबे समय तक चले प्रयासों के कारण ही यहाँ के पकवान आज इतने मशहूर हो पाए हैं। भारतीय व्यंजनों का इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। प्राचीन समय से भारत की भूमि ने यहाँ आने वाले प्रत्येक मेहमान या अप्रवासी का स्वागत खुले मन से किया है। यही कारण है कि उन लोगों के साथ आने वाली हर चीज का प्रभाव आप भारतीय संस्कृति पर देख सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा सजीव उदाहरण हमें यहाँ के खाने पर देखने को मिलता है। भारतीय व्यंजनों का इतिहास हमें वेद, पुराणों सहित अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों द्वारा प्राप्त होता है। जैसे जैसे आप भारतीय इतिहास को जानेंगे, आपको स्वयं ही यहाँ के खाने के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तत्कालीन भारतीय खान पान लंबे समय से चले आ रहे लोगों के आवागमन से निरंतर अपने स्वरूप को बदलता आ रहा है। इसमें अभी भी बदलाव हो रहे हैं। भारतीय समाज के इतिहास, विकास, भाषाओं, विविधता और उससे विभिन्न कलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को विस्तृत रूप से जानने के लिए आप द हिस्ट्री ऑफ इंडिया सुनते रहिए। अब बात करते हैं रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन फूड। भारतीय भोजन पर धार्मिक प्रभाव। भारत के लोगों के खान पान पर आप यहाँ निवास करने वाले लोगों के धार्मिक मान्यताओं का प्रभाव बहुत आसानी से देख सकते हैं। भारत में हर धर्म अपनी अलग अलग व्यंजनों एवं वरीयताओं के साथ भोजन ग्रहण करने में विश्वास करता है। उसी के आधार पर उनकी खान पान की शैली निर्धारित होती है। जैन समुदाय के लोग शाकाहारी होते हुए भी जड़ वाली या भूमिगत सब्जियां नहीं खाते। वहीं हिंदू बीफ नहीं खाते और मुस्लिम्स पोर्क नहीं खाते। भारतीय खान पान एवं हिंदू धर्म। खान पान पर हिंदू धर्म का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। हिंदू धर्म को मानने वाले ज्यादातर शाकाहारी होते हैं। इसी बात ने उनके भोजन और खाने की आदतों को प्रभावित किया है।
ये विभिन्न शाकाहारी व्यंजन बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियों जैसे टमाटर, फूल गोभी, पालक, हरी बीन्स तथा आलू आदि का प्रयोग करते हैं। भारतीय खान पान एवं मुस्लिम धर्म। भारत में हमेशा से मुस्लिम लोगों का व्यापारियों और आक्रमणकारियों के रूप में आवागमन होता रहा है। मुगल काल से मुस्लिम धर्म भारत के प्रमुख धर्मों में से एक हो गया था। यहाँ आने वाले मुस्लिमों के साथ उनकी खान पान की शैली का भी प्रवेश हुआ। वैसे तो भारत में प्राचीन काल से मांसाहारी भोजन के प्रमाण मिलते हैं, किंतु मुस्लिम धर्म के आगमन से इसका प्रयोग बढ़ गया। इनके द्वारा भोज्य पदार्थों में मसालों के साथ बेहतरीन प्रयोग किए गए, जिसने भारतीय भोजन में स्वाद एवं सुगंध को अत्यंत बढ़ा दिया। मुस्लिम संस्कृति ने भारतीय पाक संस्कृति में भव्य मुगलई व्यंजन पेश किए हैं। भारतीय भोजन पर मुस्लिम प्रभाव के कारण इन व्यंजनों को हमेशा बादाम, पिस्ता, काजू और किशमिश के साथ परोसा जाता है। मुगलों ने भारत में बिरयानी, फिरनी जैसी स्वादिष्ट डिशेस को शामिल किया। वहीं वो अपने साथ खाना पकाने की प्रसिद्ध तंदूर शैली को भी लेकर आए थे। मुस्लिम धर्म प्रभाव के कारण ही भारतीय मांसाहारी भोजन को विशेष स्थान प्राप्त हुआ। समय के साथ इसमें विस्तार एवं प्रयोग होते रहे हैं। अब बात करते हैं भारतीय खान पान एवं जैन धर्म के बारे में। हिंदू एवं मुस्लिम धर्म के अलावा जैन धर्म का भारतीय भोजन पर भी धार्मिक प्रभाव बहुत है। भारतीय व्यंजनों पर जैन प्रभाव ने शाकाहारी भोजन, विशेष रूप से एक सात्विक भोजन को लोकप्रिय बना दिया। जैन धर्मावलंबी अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। इस कारण से वे मांसाहारी भोजन के सेवन के सख्त खिलाफ हैं। इसी कारण जैन लोग ऐसा भोजन खाना पसंद करते हैं जो किसी भी प्रकार से किसी जीव को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए वो जड़ वाली सब्जियों, शराब एवं शहद इत्यादि का सेवन नहीं करते। मूल रूप से उनकी भोजन अवधारणा सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले खाने पर आधारित है। वे कुछ खास दिनों में उपवास रखने और गरीबों को भोजन कराने में विश्वास रखते हैं। वे केवल वही सब्जियां और फल खाते हैं जो पेड़ पर पकते हैं। जैन व्यंजन ग्रहण करने पर आपको ज्ञात होगा कि बिना मांस, मछली एवं तीखे मसालों तथा तामसी भोजन वस्तु के बिना पूर्ण सात्विक भोजन भी आपको स्वादिष्ट लगता है। जैसे जैसे जैन धर्म का प्रचार प्रसार विश्व के अन्य क्षेत्रों में हुआ, इस समुदाय विशेष की पाक कला का प्रचार प्रसार भी बहुत तेजी से हुआ, जिसके फलस्वरूप आज बहुत सारे देशों में जैन भोजनालय देखे जा सकते हैं। भारतीय खान पान एवं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी आमतौर पर शाकाहारी होते हैं। यहाँ भी शाकाहारी व्यंजन सर्वोच्च है, क्योंकि विशेष रूप से बनाए गए विभिन्न प्रकार के व्यंजन विकसित किए गए हैं, जो ज्यादातर तिब्बती संस्कृति से प्रेरित है। सूप के विभिन्न रूपों, उबली हुई सब्जियां और सबसे लोकप्रिय मोमोज ने भारतीय लोगों के भोजन की आदतों को बहुत प्रभावित किया है। भारतीय व्यंजनों पर ईसाई प्रभाव ने भारतीय भोजन शैली को काफी हद तक बदल दिया। सूप, सैलेड तथा ग्रिल्ड मीट भारत में ईसाइयों के बीच प्रसिद्ध व्यंजन है। ईसाई धर्म के आगमन के साथ मांसाहारी खाने की अलग अलग डिशेस का आगमन भी हुआ। हलवा, कटलेट, भुना हुआ मांस, ओवन में पकाए हुए खाद्य पदार्थ जैसे केक, बिस्किट, जैम जैसे व्यंजन प्रसिद्ध ईसाई खाद्य पदार्थ के रूप में भारतीय व्यंजन श्रृंखला का हिस्सा बन गए। So this was an end for the episode 12 Indian Foods. Hope you like this, and if you like this, please share this with your friends and family. Eat healthy, take good care of your health, and keep listening to The History of India. Thank you for listening.